हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, डे 5वां दिन है। आज रात के बज रहे हैं 9 और हम लोग अभी करने वाले हैं कंटिन्यू अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। यार, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी को कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी आगे के जो टॉपिक्स होंगे उसे मैं निपटाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच का वो डिफरेंस जो कि तुम्हें जानना जरूरी है। तुम्हें मालूम है कि पब्लिक कंपनी वैसे कंपनी होते हैं जो कि ओन्ड किए जाते हों, ट्रेड किए जाते हों पब्लिकली। लेकिन पब्लिक प्राइवेट कंपनी जो होते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड किए जाते हैं। अब ये पर्टिकुलर डेफिनेशन मत चिपकाना कि अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी है। वैसे है डेफिनेशन, लेकिन ये नहीं यहाँ पे रेलेवेंट बनता है। यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर 7 होंगे। कहाँ पे सर? पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट में 2 होंगे। मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो सॉरी, मिनिमम मेंबर 7 होंगे पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट में मिनिमम 2 होंगे। मैक्सिमम मेंबर की बात करूं तो यहाँ पे अनलिमिटेड रखा गया है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में लिमिट रखी गई है 200 की। मिनिमम डायरेक्टर की बात करूं तो 3 और यहाँ पे 2 हैं। सफिक्स क्या मतलब है कि मतलब कुछ लिमिटेशंस डालेंगे। लिमिटेशंस नहीं बोलूंगा, जैसे एक होता है ना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो उसके पीछे में पीवीटी एलटीडी लिखा हुआ होगा, ये चीज जानते हो ना। और जो पब्लिक कंपनी है उसके पीछे सिंपली एलटीडी लिखा रहता है। सफिक्स ये होता है। स्टार्ट ऑफ बिजनेस यहाँ पे बताया गया है। और स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या पब्लिक कंपनी में कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये चीजें ऑप्शनल रखी गई हैं। पब्लिक सब्सक्रिप्शन अलाउ किया गया है पब्लिक कंपनी में, हाँ बिल्कुल। लेकिन प्राइवेट कंपनी में देखो, यहाँ पे एक तुम जब कंपनी लॉ पढ़ रहे होगे तुम्हें ये चीज डिटेल में वहां मालूम चलेगी। नॉट अलाउड नहीं है यहाँ पे, अलाउड है, लेकिन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। इसके कुछ अलग से रूल्स प्रोसीजर्स आते हैं प्राइवेट कंपनी में पब्लिक सब्सक्रिप्शन को इनवाइट करना। ठीक है यार। तो ये कंपनी लॉ में जब तुम अपने हायर स्टडीज के लिए जाओगे, बीकॉम वगैरह 3rd ईयर में होगे, तब तुम ये चीज पढ़ रहे हो। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि इस्तेमाल में आते हैं वाइल फॉर्मिंग अ कंपनी, तो वो चीज तुम कंसिडर करना। एमओए, एमओए को हम चार्टर ऑफ कंपनी बोलते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का। इसके अंदर पावर्स और ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब किए होते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि एक कंपनी का स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्या हो सकता है, मतलब किस ऑपरेशन तक, किस लिमिटेशन तक वो काम कर सकती है। कंपलसरी डॉक्यूमेंट है यार। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम लोग एक इंपॉर्टेंट नाम से जानते हैं जो कि है बायलॉज ऑफ द कंपनी। इसके अंदर वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस आएंगे जो कि मदद करते हैं फॉर कैरिंग आउट डे टू डे ऑपरेशंस। मतलब एक बिजनेस में जो डे टू डे रिलेटेड काम हो रही होंगी उसे कैरी आउट करने के लिए वो सारी चीजें इसमें आती हैं। पावर्स को डिफाइन करेंगे, कंपनी के मैनेजर्स के ड्यूटीज को डिफाइन करते हैं। सॉरी, नीचे चला गया, ऊपर कर ले रहा हूं। ठीक है। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है प्रोस्पेक्टस। अब देखो यहाँ पे टेबल एफ दिया गया कंपनी एक्ट 1990 मॉडल सेट के अंदर एओए के बारे में बात की गई है। कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। प्रोस्पेक्टस क्या है? पब्लिक कंपनी इसे इशू करती है। ये एक डॉक्यूमेंट है, जनरली ये नोटिस और सर्कुलर की तरह होता है, जिसके थ्रू वो जनता से सब्सक्रिप्शन मंगा रही होती है, पैसे मंगा रही हो। तो ये चीज याद रख लेना। अब देखो, मीटिंग ऑफ कंपनी जानना जरूरी है, लेकिन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग ही मैं तुम्हारे साथ कवर करने वाला हूं, जो कि है सबसे पहला यहाँ पे स्टैट्यूटरी मीटिंग। ये पहला मीटिंग होता है शेयर होल्डर का आफ्टर कमेंसिंग द बिजनेस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अब देखो, यहाँ पे स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपलसरी है पब्लिक कंपनी वालों के लिए, तो हम यहाँ पे पब्लिक कंपनी के कंसिडरेशन में बात कर रहे होंगे। विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर होना चाहिए, लेकिन नॉट अर्लियर देन 1 मंथ। ठीक है। कब से? जब से बिजनेस आपने स्टार्ट करा है, कंपनी जब से आपने स्टार्ट करा है। यूजुअली स्टैट्यूटरी मीटिंग जो होते हैं वो फर्स्ट मीटिंग होते हैं किसी भी कंपनी के, तो इस बात को अंदर डाल लेना। ये पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एजीएम बोलते हैं, यूजुअली 1 साल में एक ही बार होगा ये सर। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग कंसिडर किया गया। एजीएम शुड बी कंसिडर्ड कंडक्टेड बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, दोनों ही कंपनियां कंडक्ट करवा सकती हैं यहाँ पे। वेदर लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, और कोई शेयर कैपिटल हो या नहीं। फर्स्ट एजीएम सर कब हो रहा होगा? विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जिस डेट को पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उस डेट से लेकर अगले 9 महीने के अंदर ये एजीएम हो जाना चाहिए, और 21 दिन पहले नोटिस देनी होती है रिटर्न में। ये चीज याद रखना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग की बात करूं तो स्टैट्यूटरी और एजीएम दोनों को यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये दोनों ऑर्डिनरी हैं, लेकिन इन दोनों को छोड़कर जो भी अन्य प्रकार के मीटिंग हो रहे होंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होंगे। अब यहाँ पे क्लास मीटिंग दे रखा है कि क्लास मीटिंग वैसे मीटिंग हो गए जो कि शेयर होल्डर्स के द्वारा होते हैं,
फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। मान लो अगर प्रेफरेंस शेयर वाले हैं तो प्रेफरेंस शेयर अगर मीटिंग कोई कंडक्ट करवा रहे हैं तो वो इसके अंदर आएगा, क्लास मीटिंग के अंदर आता है। अब यार देखो कुछ और टाइप्स के मीटिंग दे रखे हैं, जैसे कि मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंसिडर करना इस पॉइंट को पूरा। मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर देख लेना एक बार। मीटिंग ऑफ क्रेडिटर देख लेना। अब देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ कितने होते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 15 हो गए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3, मैक्सिमम 15 होंगे। ओपीसी 1% कंपनी में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे निकल कर आता है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। बेसिकली ये बिजनेस फाइनेंस जब तुम पढ़ोगे सेकेंड ईयर में, बीकॉम के सेकेंड ईयर में, उसमें तुम डिटेल में, ये अलग से सब्जेक्ट होता है बिजनेस फाइनेंस, उसमें तुम फंड्स के बारे में, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारी चीजें पढ़ते हो। उसी का जस्ट छोटा सा ओवरव्यू हमें दिया गया है क्लास 11th और 12th में, और बीकॉम एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो इसे मैं बेसिक से कवर करूंगा और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो तुम्हारे साथ मैं डिस्कस करता रहूंगा। तो देखो यार, फाइनेंस होता क्या है तुम्हें मालूम होगा। एक बिजनेस बिना फंड्स के अपनी फंक्शनिंग स्मूथ नहीं कर सकती है। मतलब अगर उसके पास पैसे होंगे ही नहीं तो क्या वो सही तरीके से काम कर पाएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि एक बिजनेस के पास एडिक्वेट फंड्स अवेलेबल हो। देखो, जो इनिशियल कैपिटल पार्टनर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम लोग, करवाए जाते हैं, वो सफिशिएंट नहीं होते। टाइम टू टाइम हमें वेरियस सोर्सेस का यूज करना होता है, जिसके थ्रू हम अपनी फर्म में, हम अपने बिजनेस में फंड्स लेकर आते हैं, और जो कि हमें मदद करते हैं हमारे बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग में। तो उन्हीं सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो दो चीजें बताई गई हैं तुम्हें कि एक बिजनेस के फाइनेंशियल नीड दो टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जो कि आपको फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने में मदद करे, वैसी रिक्वायरमेंट जो कि आपको फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने में मदद करे। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो कि आपको डे टू डे ऑपरेशंस को कैरी करने में मदद करते हो। मतलब जो भी आप दिन प्रतिदिन काम कर रहे हो अपने बिजनेस में, उन सारे ऑपरेशन को कंडक्ट करवाने में जो भी फंड्स आपको मदद कर रही हैं वो आती हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के। अब देखो सोर्सेस ऑफ फंड्स को, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को क्लासिफाई किए गए हैं 3 बेसिस पे, पीरियड, ओनरशिप, और तीसरा है सोर्स ऑफ जनरेशन। तो ये चीज हमें समझना है, पीरियड के बेसिस पे क्या होता है, ओनरशिप के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, मेरे को तो मैं दिखाता हूं। देखो पीरियड बेसिस में तुम्हें समझना होगा कि इसे 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक है यहाँ पे लॉन्ग टर्म, दूसरा है मीडियम टर्म, और तीसरा है शॉर्ट टर्म सोर्स। लॉन्ग टर्म में तुम देखना पीरियड जो होगा वो एक्सीडिंग 5 साल होगा, मतलब 5 साल से ज्यादा होगा। मीडियम टर्म में क्या होगा, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम। शॉर्ट टर्म में सर क्या होगा, 1 साल से कम। क्लियर है, दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूं। ओनरशिप के बेसिस पे फंड्स को क्लासिफाई किया गया एज अ ओनर फंड और एज अ बोरोड फंड। ओनर फंड जो कि कंपनी के खुद के फंड होंगे, फॉर एग्जांपल रिटेन्ड अर्निंग हो गए, शेयर होल्डर्स के पैसे होंगे। बोरोड फंड हो सकता है कि तुम पब्लिक डिपॉजिट करवा रहे हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे उठा रहे हो, तो ये किसके अंदर आते हैं, बोरोड फंड के अंदर। जनरेशन के बेसिस के अंदर तुम्हें यहाँ पे समझना होगा, एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स जो कि विद इन द बिजनेस तुम निकाल रहे हो, और एक्सटर्नल तुम बाहर से सप्लायर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, इन सब से पैसे मंगा रहे हो, वो होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम रिटेन्ड अर्निंग से। रिटेन्ड अर्निंग होता क्या, देखो कंपनी जो पूरे साल प्रॉफिट कमाती है, ऐसा ये है नहीं कि वो प्रॉफिट वो पूरा खत्म कर देती हो, एज अ डिविडेंड पूरा दे देती हो। वो क्या करती है, अपने प्रॉफिट के कुछ पोर्शन को छुपा कर रख लेती है, सेव कर लेती है। क्यों सर सेव करती है, हो सकता है कि फ्यूचर में उसे फंड्स की नीड हो, तो फ्यूचर में फंड्स की अगर नीड होगी तो उसी फंड को वो कंपनी इस्तेमाल करती है। उसी के लिए यहाँ पे यूज किया गया है रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग क्या है, वो हमारा पोर्शन है हमारे नेट अर्निंग्स का, जिसे एक बिजनेस ने रिटेन कर लिया हो, ठीक है, उसे नाम देंगे रिटेन्ड अर्निंग। ये एक सोर्स है इंटरनल फाइनेंसिंग का, इसे हम प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, और इंटरनल फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। ये चीज याद रख लें, इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं यहाँ पे।
बात करता हूं ट्रेड क्रेडिट की। तो ट्रेड क्रेडिट क्या है? ये एक क्रेडिट सिस्टम है जो कि एक क्रेडिटर के द्वारा एक्सटेंड किए जाते हैं, मतलब एक ट्रेडर के द्वारा, क्रेडिटर वर्ड मैंने यूज किया वो नहीं है यहाँ पे, एक ट्रेडर के द्वारा एक्सटेंड किए जाते हैं फॉर द परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दे रखे, उनको एक बार रीड आउट कर लेना, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्टरिंग के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विस है जिसमें फैक्टर जो होता है वो वेरियस सर्विस रेंडर करता है, जैसे बिल्स को डिस्काउंट करवा दे रहा है वो, ठीक है, कलेक्शन कर रहा है क्लाइंट्स के डेट को, तो ये सारी चीजें आती हैं। अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। तो रिकोर्स में क्या होगा, फैक्टरिंग जो होगा वो रिस्क से प्रोटेक्टेड रहता है, और नॉन रिकोर्स जो होगा उसमें क्रेडिट रिस्क जो होती है वो फैक्टर के हाथ में होती है। ये चीज याद रख लेना। कुछ देखो, अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो इसके लिए तुम्हें कंप्लीट कोर्स के लिए जाना होगा या फिर अल्टीमेट बैच के लिए जाना होगा, उसमें मैंने ये सब डिटेल में डिस्कस करा है। लीज फाइनेंसिंग सर क्या होता है पता होगा तुम्हें, कि हम अपने एसेट को लीज पर दे रहे होते हैं, उसके बदले हम पीरियोडिकल पेमेंट्स लेते हैं, उसी को नाम देते हैं लीज फाइनेंसिंग। लीज एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है जहां पे एक पार्टी एसेट की ओनर होती है, दूसरी पार्टी लेसी होती है, मतलब जिसे एसेट्स यूज करना होता है। तो यहाँ पे जो पहला पार्टी है जो ओनर होएगा उसे हम नाम देंगे लेसर, जिसे एसेट यूज करना है उसे नाम देंगे लेसी, ठीक है। अब आता है पब्लिक डिपॉजिट। हो सकता है कि तुम पब्लिक से पैसे रेज कर रहे हो, एक बिजनेस पब्लिक से पैसे मंगा रही हो, तो वो किसके अंदर आता है, पब्लिक डिपॉजिट। द डिपॉजिट दैट आर रेज ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक आर नोन एज पब्लिक डिपॉजिट। ये रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं तुमसे बार बार पूछना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें तुम जानते हो ना, आरटीजीएस, एनईएफटी, नहीं जानते हो तो एक बार रिसर्च कर लें। कमर्शियल पेपर तुमने फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ रखा है, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो इसे यहाँ पे डिस्कस करना जरूरत नहीं है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसे स्किप कर रहा हूँ। अब देखो, तुम शेयर इशू करके भी मार्केट में पैसे मंगा सकते हो, जैसे कि कंपनी इशू करती है, तुम अकाउंट्स में पढ़ोगे मेरे साथ कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कैसे वो पैसे मंगा रही होती है कि पर्टिकुलर जनता से, पर्टिकुलर जनता नहीं बोलूंगा, ओवरऑल जनता से पैसे। वैसे ही आते हैं प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर भी डिस्कस नहीं करूंगा। अब यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंसिंग आता है, तो इसके अंदर तीन चीज है, कमर्शियल बैंकिंग, इंटरनेशनल एजेंसी और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। इंपॉर्टेंट सर क्या है, जीडीआर, ईडीआर और आईडीआर, तीन चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको कंसिडर तुम कर लेना। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट और इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, ये चीज तुम एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसे अगर मैं डिटेल में डिस्कस करने बैठूंगा तुम्हारे साथ तो ये लेक्चर बहुत ही लंबा बन जाएगा, तो तुम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देख लेना, कि मतलब जो लोकल करेंसी होते हैं शेयर्स के किसी भी कंपनी के, वो डिपॉजिटरी बैंक तक पहुंचाए जाते हैं। मतलब अगर आप ग्लोबली पैसे रेज कर रहे हो, ठीक है, अमेरिका को छोड़कर, तो वो जीडीआर आएगा, अगर अमेरिका से रेज कर रहे हो तो ईडीआर आएगा, और इंडिया से कर रहे हो तो आईडीआर आएगा। सर फाइनेंस को यहीं खत्म करते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस को मिलेंगे डे 6 में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कल सुबह 8 बजे मिलने वाला हूं मैं तुमसे वापस, तो यार तब तक के लिए पढ़ते रहो, दूसरों की मदद करते रहो, और अगर तुम्हें प्रो टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 8102043143, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहां से जाके तुम प्रो टेस्ट सीरीज का एक्सेस ले सकते हो, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट डिजाइन किया गया तुम्हारे लिए। सर एंड करते हैं आज की इस वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय।